पिछले कुछ बरसों से पाकिस्तान में एक दिलचस्प पैटर्न चल रहा है। पाकिस्तान से हवाई जहाज विदेश जाते हैं केबिन क्रू के साथ, लेकिन जब लौटने की बारी आती है क्रू की संख्या कम हो जाती है। कुछ लोग विदेश में गायब हो जाते हैं, फिर उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। सरकार इतनी परेशान है कि उसने क्रू मेंबर्स का पासपोर्ट जब्त करना शुरू कर दिया है और तो और सरकारी प्लेन्स में कम उम्र के फ्लाइट अटेंडेंट्स को बैन किया है। तो आज हम जानेंगे PIA के फ्लाइट अटेंडेंट्स कहाँ गायब हो जाते हैं और क्रू मेंबर्स के लापता होने के पीछे की असली कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। तारीख 26 फरवरी 2024, जगह टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कनाडा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का विमान PK 782 एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। प्लेन इस्लामाबाद से आया था, लगभग 11,000 किलोमीटर की दूरी तय करके। सफर थकाऊ था, इसलिए पैसेंजर्स के उतरने के बाद केबिन क्रू होटल चला गया आराम करने। कुछ घंटे बाद उन्हें दूसरे प्लेन से कराची लौटना था, मगर एक क्रू मेंबर मरियम रजा काम पर नहीं लौटी। फिर अधिकारियों ने उनके होटल में दस्तक दी। जब बहुत देर तक बेल बजाने पर कोई जवाब नहीं मिला, तब उन्होंने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। कमरे में मरियम का कोई अता पता नहीं था, मगर एक निशान जरूर रखा था। कमरे के बिस्तर पर तह की हुई यूनिफॉर्म रखी हुई थी, साथ में लिखा हुआ एक नोट था। उस पर मैसेज था, थैंक यू PIA। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मरियम ने 15 बरस पहले PIA ज्वाइन किया था। हालांकि उसका लापता होना कोई नई बात नहीं है। 2023 में PIA के कम से कम 7 फ्लाइट अटेंडेंट्स कनाडा में लैंड होने के बाद वापस नहीं लौटे। सब कमोबेश एक ही पैटर्न पर विदेश में गायब हुए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PIA के क्रू मेंबर्स 2018 से दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। केवल 2023 में पाकिस्तान से कनाडा जाने के बाद 7 क्रू मेंबर्स गायब हो गए थे। 2022 में संख्या 4 थी। मरियम से पहले जनवरी 2024 में फैजा मुख्तान नामक फ्लाइट अटेंडेंट कनाडा से नहीं लौटी थी। PIA के प्रवक्ता के मुताबिक कई लोग कनाडा में सेटल भी हो चुके हैं। उनमें से एक तो दूसरे फ्लाइट अटेंडेंट्स को लापता होने की सलाह दे रहा है। तो क्यों गायब हो रहे हैं PIA के कर्मचारी? इसके 3 बड़े कारण समझ में आते हैं। नंबर 1, कनाडा के असाइलम नियम। PIA का कहना है कनाडा में शरण लेने के लिए नियम बहुत आसान है, इसलिए लोग आसानी से यहाँ पर शरण ले लेते हैं। क्या है कनाडा के असाइलम नियम? कौन यहाँ पर शरण ले सकता है? इसको लेकर कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, अगर किसी व्यक्ति को अपने देश में खतरा हो तो वो कनाडा में शरण ले सकता है। खतरे के बावजूद अगर सरकार उस व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे रही तो वो कनाडा में शरण ले सकता है। अगर किसी देश में उस व्यक्ति की धर्म, जाति, रंग को लेकर भेदभाव हो रहा है तो वो व्यक्ति भी कनाडा में शरण ले सकता है। अगर किसी देश में सशस्त्र संघर्ष या सिविल वॉर चल रहा हो तो उस देश के नागरिक बचने के लिए कनाडा में शरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा में किसी फ्लाइट क्रू के तौर पर एंट्री लेने वालों को टेम्पररी वीजा लेने की जरूरत नहीं होती। PIA के क्रू मेंबर्स इसी का फायदा उठाते हैं। नंबर 2, पाकिस्तान का आर्थिक संकट। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कैसे? पॉइंट्स में समझते हैं। साल 2023 के अंत तक पाकिस्तान में ब्याज दर में 9.5% की बढ़ोतरी हुई थी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगभग 150 रुपए का इजाफा हुआ। देश का मुद्रा भंडार 82,000 करोड़ रुपए से घटकर 34,000 करोड़ रुपए पर आ गया है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई दर 35% तक पहुंच चुकी है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए का रेट लगातार घट रहा है। फिलहाल एक अमेरिकी डॉलर में लगभग 279 पाकिस्तानी रुपए आते हैं। ये पाकिस्तानी करेंसी के कमजोर होने का सबूत है। ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं। 2023 में पाकिस्तान में क्राइम रेट भी बढ़ा है। इन सब हालातों के चलते लोग अच्छे भविष्य के लिए कनाडा की तरफ जाते हैं। तीसरी वजह है PIA का पतन। जैसा हमने पहले बताया, पिछले कुछ समय से PIA की हालत पतली चल रही है। कर्मचारियों की छटनी जारी है, उन्हें नौकरी जाने का डर है। सरकार PIA के निजीकरण का रास्ता खोज रही है। ऐसे में वे लोग बेहतर भविष्य का रास्ता खोज रहे हैं। पाकिस्तान में आर्थिक हालात वैसे ही खराब हैं। वहाँ इतने ही वेतन का दूसरा काम मिलना मुश्किल है। इसी वजह से वो कनाडा का रास्ता चुन रहे हैं। अब PIA का इतिहास भी जान लेते हैं। साल 1945 पाकिस्तान की मांग तेज हो रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना को एहसास हुआ कि अलग देश हो। इसके लिए जिन्ना ने उस समय के अमीर मुस्लिम व्यापारियों से मदद मांगी। फिर मिर्जा अहमद इस्फहानी और आदमजी हाजी दाऊद सामने आए। उन्होंने 23 अक्टूबर 1946 को ओरिएंट एयरलाइंस नाम से कंपनी शुरू की। उस वक्त ओरिएंट पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में मुस्लिम ओनरशिप वाली पहली और एकमात्र एयरलाइन थी। इसका हेडक्वार्टर अविभाजित भारत के कलकत्ता में बनाया गया। जून 1947 में ओरिएंट एयरलाइंस ने आधिकारिक तौर पर उड़ान शुरू की। फिर अगस्त 1947 में भारत का बंटवारा हो गया। पाकिस्तान की स्थापना हुई। जिन्ना इस एयरलाइंस को लेकर
पाकिस्तान चले गए। आज़ादी के समय देश दंगों की आग में झुलस रहा था। उस समय इस एयरलाइन ने राहत और बचाव का काम किया। शुरुआती सालों में इसके जहाज ढाका, दिल्ली, कलकत्ता और कराची में चलते थे। विभाजन के बाद जो पाकिस्तान बना था वो भारत के पूरब और पश्चिम दोनों तरफ था। पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है। जब तक दोनों एक थे तब तक ओरिएंट एयरलाइंस दोनों को जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया थी। 1953 में पाकिस्तानी सरकार ने इसका नाम बदलकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस रख दिया। ये दौर बहुत उथल पुथल वाला था, इसलिए पीआईए का फोकस सरकारी कामों पर रहा, उसको कमर्शियल सक्सेस नहीं मिल पाई। फिर आया 1955 का साल। इस बरस पाकिस्तान से लंदन तक फ्लाइट शुरू की गई। इसका रास्ता इटली के रोम और मिस्र की राजधानी काहिरा होकर जाता था। लंदन वाली फ्लाइट सर्विस ने पीआईए की तकदीर बदल दी। ये पीआईए के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। उसके बाद पीआईए ने अपनी सर्विसेज में सुधार किया, यात्रियों के लिए सहूलियतें लेकर आए। फिर 1964 में पाकिस्तान और चीन के संबंध मजबूत होने लगे थे। इसी साल पीआईए ने चीन तक फ्लाइट सर्विस शुरू की। ऐसा पहली बार हो रहा था किसी गैर कम्युनिस्ट मुल्क की फ्लाइट सीधे चीन तक पहुंच रही थी। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई। पाक फौज ने पीआईए के विमानों का इस्तेमाल अपने लिए किया। 1980 का दशक पीआईए के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा। 1981 में पीआईए के कर्मचारियों की संख्या 24,000 के पार पहुंच गई थी। शुरुआत 2 विमानों, 3 क्रू मेंबर्स और 12 मैकेनिक्स के साथ हुई थी। 80 के दशक में पीआईए के कई नए डिपार्टमेंट खोले गए। 1981-82 में पीआईए ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। पीआईए ने दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस की स्थापना में मदद की। आज के समय में एमिरेट्स दुनिया की सबसे नामी और भरोसेमंद एयरलाइंस है, लेकिन इसकी शुरुआत के पीछे पीआईए ही थी। शुरुआती दौर में पीआईए के पायलट्स और केबिन क्रू एमिरेट्स के प्लेन ऑपरेट करते थे। ये पीआईए के उठान का दौर था। फिर 1990 के दशक में पीआईए में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने लगा। इससे मैनेजमेंट को काम करने में दिक्कत आने लगी। इसके बाद से ही पीआईए का डाउनफॉल होना शुरू हुआ। पाकिस्तानी मीडिया में छपी रपटों की माने तो उस दशक की सरकारों ने प्राइवेट बिजनेस को बढ़ावा दिया। सरकारी कंपनियों में सुधार की कोई कोशिश नहीं हुई, जिसके चलते प्राइवेट एयरलाइंस तो मुनाफे में आए मगर पीआईए की कमर टूटती रही। फिर 2000 के दशक की शुरुआत में वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ। अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला कर दिया। इससे अफगानिस्तान के एयर स्पेस को लंबे समय तक बंद कर दिया गया। इससे पाकिस्तान से वेस्ट की तरफ जाने वाली फ्लाइट्स को लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। कट टू ईयर 2020 जून महीने में पायलटों के फेक लाइसेंस ने खूब सुर्खियां बटोरी। पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान ने संसद में बताया कि पाकिस्तान में कुल 880 सक्रिय पायलटों के लाइसेंस हैं। इसमें से 262 के करीब फर्जी हैं। इसके बाद पीआईए ने कई पायलट्स को बर्खास्त कर दिया। ये बात पाकिस्तान जैसे किसी देश के लिए छोटी बात हो सकती थी, लेकिन यूरोप और अमेरिका जैसे देश अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं। जब ये खबर यूरोप के देशों तक पहुंची तो एक के बाद एक कई देशों ने पीआईए की फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। अमेरिका ने भी पीआईए की उड़ानों पर बैन लगा दिया। इससे एयरलाइंस के आर्थिक ढांचे पर चोट पहुंची। साल 2023 तक ऐसी नौबत आ गई थी कि पीआईए के पास ईंधन का पैसा तक नहीं बचा था। बिल ना चुकाने की वजह से पाकिस्तान की सरकारी ऑयल कंपनी ने तेल देने से मना कर दिया। फिर सरकार ने जैसे तैसे मामला सुलझाया। अभी पीआईए का कर्जा पाकिस्तानी रुपयों में 825 अरब रुपए है। सरकार इसको किसी प्राइवेट कंपनी को बेचने की फिराक में है। ये तो हुआ हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से। आखिरकार 29 फरवरी को संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली का सत्र आहूत हो गया। आज डेडलाइन का अंतिम दिन था। सत्र के पहले दिन 336 में से 302 सांसदों को शपथ दिलाई गई। अभी नेशनल असेंबली के स्पीकर का चुनाव होना बाकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री के चुनाव की तारीख तय होगी। प्रधानमंत्री बनने के लिए सदन में 169 सांसदों का समर्थन जरूरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने गठबंधन का फैसला किया है। उनके पास बहुमत लायक सीटें हैं। गठबंधन ने पीएमएलएन के नेता शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। अगले 1-2 दिन में उनके नाम पर औपचारिक तौर पर मुहर लग जाएगी। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में चुनाव का प्रोसेस और गठबंधन की राजनीति के बारे में हम विस्तार से दुनियादारी में आपको पहले ही बता चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी सुर्खी रूस से। रूस में 15 से 17 मार्च के बीच राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। अगर व्लादिमीर पुतिन फिर से जीत दर्ज करते हैं तो राष्ट्रपति के तौर पर इनका 5वां कार्यकाल होगा, जो कि लगभग तय माना जा रहा है। इससे पहले वो 2000 से 2008 तक इस पद पर रहे। 4 बरस के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। 2012 में वापसी हुई तो फिर छोड़कर नहीं गए। मार्च में होने वाले चुनाव से पहले पुतिन ने राष्ट्र के नाम लंबा चौड़ा संबोधन दिया। इस भाषण को उनके 5वें कार्यकाल का कर्टेन रेजर बताया जा रहा है। क्या क्या खास बातें कही? पुतिन ने अपने भाषण की शुरुआत यूक्रेन पर रूस के हमले से की। रूस इसको विशेष सैन्य अभियान का नाम देता है। पुतिन बोले, रूस ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की आक्रामकता के सामने अपनी दृढ़ता को साबित किया है और हमने अपने भाइयों और बहनों और रूस के साथ रहने की
इच्छा का समर्थन किया है। दरअसल रूस लगातार ये दावा कर रहा है कि उसने रूसी भाषियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए यूक्रेन पर हमला किया। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रूस को भीतर से कमजोर करने का आरोप लगाया। बोले पश्चिमी देश उन्हें हथियारों की होड़ में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस किसी को भी अपने घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। खबरों की दुनिया में बस इतना ही। जाते जाते पोलिश कवित्री विस्वावा शिम्बोर्स्का की कविता भी सुनते जाइए। इसका शीर्षक है विज्ञापन। इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है असद जैदी ने। मैं तनाव और चिंता को हरने वाली गोली हूँ, ट्रैंकुलाइजर। घर में मेरा इस्तेमाल होता है, दफ्तर में भी काम आती हूँ। मैं बैठती हूँ इम्तिहान में, अदालत में हाजिर होती हूँ। मैं सावधानी से जोड़ती हूँ टूटी हुई तश्तरियाँ और प्याले। बस मुझे मुंह में डालिए और जीभ के नीचे घुलने दीजिए, नहीं तो एक गिलास पानी की मदद से मुझे गटक जाइए। मैं जानती हूँ बदकिस्मती से निपटना, बुरी खबर को झेलना, नाइंसाफी को बर्दाश्त लायक बनाना, ईश्वर की गैर हाजिरी को भरना, या ऐसी पोशाक चुनना जो तुम्हारे वैधव्य को सुंदर बना दे। किसी चीज़ का तुम्हें इंतज़ार है? रसायन शास्त्र की अनुकंपा में विश्वास रखो। तुम अभी जवान हो, कोई देर नहीं हुई है, मौज करना सीख लो। किसने कहा कि जीवन को साहस से जीना ज़रूरी है? सौंप दो मुझे अपना तल, मैं उस पर चढ़ा दूंगी नींद की नर्म चादर। तुम बड़े आराम से उसके अंदर छलांग लगा सकोगे चारों पंजों से। अपनी आत्मा मुझे बेच दो। अब कोई और खरीदार नहीं आने वाला, कोई और शैतान अब बचा नहीं है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।